जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर लगाते हैं तो सबसे पहली बात आपकी पेपर की जो टाइमिंग है वो एडजस्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, आपको 1 घंटे में 18 प्रश्न करने होते हैं। दोस्तों यदि आप पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, यदि आप 1 घंटे के अंदर 2-4-5 मिनट पहले ही कर ले जाते हैं तो वहां जाके आपका पेपर 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, क्या आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, किस टाइप के प्रश्न कहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं वो दोस्तों आपको पता चलता है। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से आप सभी मित्रों को सारे चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों जिस चैप्टर में आपको डाउट हो, जिस टॉपिक में डाउट हो, उसको ही अब आप देखिए, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस देख पाए। जिस चैप्टर में डाउट है, जिस टॉपिक में समस्या, उसको जाके आसानी से यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराएं। ये दोस्तों जरूर देखिए। क्या प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। खासकर आपको इन तीनों में यदि आप नहीं देख पाते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों जरूर लगाइए, ठीक है। और समय बचता है तो पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिए। जैसा आपके पास समय, वैसे ये तीनों चीजें आप लगा के जाते हैं तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैं मॉडल पेपर जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये लगा के जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं ये दोनों जो प्लेलिस्ट के लिंक हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के मॉडल पेपर तीसरे में सबसे पहले दोस्तों कौन से प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों देखते ध्यान समझिएगा। कहता है आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होगा। आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा एक अर्धवृत्त है, जैसे ये पूरा वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर होगा। तो ये दोस्तों जब इसे काटेंगे सेंटर से होकर जाने वाली जो ये रेखा होगी ये व्यास होगी। यानी दोस्तों वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दें, यानी कि इतना भाग ये दोस्तों हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। अब देखिए जब अर्धवृत्त है, ये इसका सेंटर O है, यानी कि ये A बिंदु होगा, ये B बिंदु होगा। तो OA दोस्तों हमारी त्रिज्या होगा कि नहीं? कहा R त्रिज्या, यानी कि OA त्रिज्या R होगी और OB भी तो R होगा। और आपको पता परिमाप क्या होता है, मैंने बताया था यदि आयत का निकालना हो, वर्ग का निकालना हो, किसी का भी परिमाप निकालना हो, उसके सभी भुजाओं को ऐड कर दो। यानी उसके बाहर वाला जितना भी एरिया है, उसके बाहर वाली जितनी भी लंबाइयां उनको सबको आपस में ऐड कर दीजिए। तो देखिए ध्यान समझिए, ये और प्लस ये, तो आप जानते हैं ये देखिए वृत्त का पूरा परिमाप निकालें, यानी वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो ये टोटल परिधि दोस्तों जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी? टोटल 2πr होती है। ध्यान समझिएगा, वृत्त की टोटल परिधि 2πr होती है। चूंकि अर्धवृत्त है इसलिए उसकी आधी परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? πr आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी भाई? 2 एकम 2 एकम πr ही आएगी। यानी कि यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस जो दोस्तों होगी, ये जो परिधि होगी वह दोस्तों हमारी πr होगी। और इधर देखिए ये भी तो साथ में है, तो ये कितना है? OA और OB, ये कितना? R प्लस R कितना? 2R। तो प्लस का 2R। देखिए कोई ऑप्शन है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए यहाँ कॉमन में मिल रहा क्या? R कॉमन मिल रहा, तो पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। यदि आपसे पूछता कि R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बताइए तो 2πr होता। यही प्रश्न होता कि R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बताइए तो 2πr होता। पर अर्धवृत्त कहेगा तो R ब्रैकेट में पाई प्लस 2 कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए, उसमें भी इस प्रश्न को मैंने लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए सेकंड कह रहा 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात। मैंने बताया जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया है, तो क्या करें? रुपये को भी पैसे में कन्वर्ट कर लें। देखिए 80 पैसा है और अनुपात चाहिए, ये पैसा 80 पैसे हैं। और आप जानते हैं यहाँ 4 रुपए हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे से 4 रुपये में कितना? 400 पैसे। जाहिर सी बात है 1 रुपये में 100 पैसे, 4 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 400।
भाई 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो 400 पैसे, यानी कि कितना, जहां 4 रुपए उसके जगह लिख सकते हैं 400 पैसे। बात समझ में आई क्या, 80 पैसे बटे 4 रुपए, और जहां 4 रुपए उसके जगह 400 पैसे लिख सकते कि नहीं। देखिए पैसे पैसे कट गया और क्या, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 पंच 40, कितना है 1/5, और 1/5 मतलब कितना 1:5, बटे को भी अनुपात में लिख सकते हैं, तो 1:5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा, अगला भी आपसे कह रहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, log 1 बेस 10, ये दोस्तों अति लघु में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान समझिए, log 1 बेस 10, देखिए आप जानते हैं 10 टू की पावर 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। भाई किसी की भी पावर यदि 0 है, किसी की भी पावर यदि 0 है, उसका मान दोस्तों 1 होता है। अब देखिए मैं इसके जगह लिखूंगा क्या, log 1 की जगह तो 10 की पावर 0 लिख दूं, कोई दिक्कत, और बेस में तो 10 है ही है। और आप जानते हैं एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है क्या, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। इसको तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो देखिए इसकी पावर क्या है 0, तो ये दोस्तों पहले आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यानी कितना 0 गुणे log 10 बेस 10। अब चाहे आपको पता 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें दोस्तों 0 ही आता, पर सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं, इसको रख दो, ये तो समझ गए ना। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 0 log 10 बेस 10 1 होता है, log a बेस से कितना होता 1 ही होता है। इसी प्रकार log 10 बेस 10 कितना होता 1 होता, 0 × 1 यानी कितना 0। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यदि अति लघु में आएगा तो जैसे मैंने लिखा है वैसे सेम टू सेम आप सॉल्व करेंगे अति लघु में। चलिए अगला 4th नंबर कह रहा है -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक कौन सा समुच्चय, धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय होगा। तो -1 है और +1 के बीच में क्या कोई धन पूर्णांक होगा। आप जानते हैं जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन से बनाते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, यहाँ +1, फिर इधर चल आगे और बढ़ेंगे तो +2, फिर +3, +4, इधर चलेंगे तो -2, -3, -4 ऐसे चलेगा। तो क्या धन पूर्णांक पूछा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा, तो क्या -1 और +1 के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके -1 +1 के बीच में कोई क्या पॉजिटिव संख्या होगी, नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जब कोई नहीं होगी तो देखिए एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें कोई अवयव ना हो, और आप देख रहे हैं -1 और +1 के बीच में कोई भी एलिमेंट अवयव नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, -1 और +1 के बीच में धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। असीमित समुच्चय जिसमें क्या हो, संख्याओं को अवयवों को गिन ही ना सके, जैसे कहे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, किसका उदाहरण है, तो वह असीमित समुच्चय का उदाहरण होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गिनते जाएंगे हम बुढ़ा जाएंगे पर संख्याएं कम नहीं होंगी। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय असीमित समुच्चय कहलाएगा। सीमित समुच्चय जैसे कहे सभी अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के 26 ही तो होते हैं, तो इनको हम गिन सकते हैं। इसलिए अल्फाबेट जो ABCD है ये दोस्तों हमारा सीमित समुच्चय का उदाहरण हो गया, ठीक है। जैसे कहते हैं कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो जाहिर सी बात 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम गिन सकते हैं ना, 1 से लगाकर 9 तक 9 हो जाएगा, तो ये सीमित समुच्चय होगा का उदाहरण हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता, सभी जानते हैं, पर मैंने थोड़ा सा यहां चेंज किया प्रश्न को। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता, मैंने प्रश्न का थोड़ा जो ऑप्शन वो चेंज किए। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान दोस्तों कितना होता है, समकोण होता है, ये सभी जानते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, और ज्यादातर लोग क्या पहला ऑप्शन 90 देकर फटाक से इसको टिक कर देंगे, और यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे आप जब भी किसी भी प्रश्न को सॉल्व करें तो सारे ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद टिक करिए, क्योंकि आपके दिमाग को एग्जामिनर जानता है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, और जो थोड़ा और बढ़ के आगे सोच सकता है उसी के प्रश्न सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं। तो देखिए आपने जैसे देखा अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, तो आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, फटाक से पहला टिक करके आगे बढ़ गए। पर आगे देख रहा π/2, आगे क्या दे रखा है π/2 रेडियन। तो देखिए π/2 रेडियन ये भी 90 ही होता है, जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 90 होता है, और π/2 क्या है, जैसे पाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 180 रख दें, पाई की वैल्यू यहाँ कितनी होती है 180/2, तो 2 × 2
ये दोस्तों डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 90 डिग्री आएगा। तो π/2 ये रेडियन में मान है, ये दोस्तों 90 डिग्री है, ये डिग्री में मान है। तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है। अब दोनों ऑप्शन सही तो तीसरा क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि ऑप्शन इसमें तीसरा वाला सही होगा। तो इस बात को विशेष कर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट दोस्तों नोट करिए। हो गया, चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर भी जरूर करते रहिए। हेडिंग डालिए दोस्तों, क्या, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान समझिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए छठा नंबर दोस्तों, देखिए कह रहा है a+b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a - b का होल ऑफ स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, या कह सकता है को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं, को सरल कीजिए, ऐसे लिखिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए कैसे करना है इसको, आपसे कह रहा है a+b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a - b का होल ऑफ स्क्वायर को हमें सरल करना है। तो क्या a+b का होल ऑफ स्क्वायर है माइनस a - b का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान समझिए दोस्तों, आप जानते क्या है, चूंकि a² - b² क्या होता है, a - b, और फिर क्या होता है a+b, ये तो होता है। अब ध्यान समझिए, कुछ समय के लिए बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत ध्यान समझना। हम कुछ समय के लिए यदि हम इसे पूरा a मान लें, ये पूरा जो a+b इसको पूरा a मान ले, चलिए कैपिटल मान ले रहा हूं कुछ समय के लिए, कैपिटल के लिए, ये पूरा हमारा a है इतना, ठीक है, और ये हम पूरा b मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो देखिए क्या बन गया, a², क्या बना देखिए दोस्तों, a² - b² का फॉर्मूला बन गया कि आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई। और a² - b² क्या होता है, a - b a+b, बस इसमें पुट कर दीजिए। समझ पाए, मैंने कुछ समय के लिए क्या a+b को a मान लिया और a - b को b मान लिया। वैसे स्मॉल मानना चाहिए था, मैंने कैपिटल मान लिया जिससे आपको स्पष्ट दिख सके। वास्तविकता में तो मैंने यहाँ स्मॉल लिखा, तो क्या होता है a - b। तो ध्यान समझिएगा, a - b, तो a की जगह दोस्तों कितना है यहाँ पर a+b, ठीक है, और a - b, तो b की जगह कितना है a - b, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a+b, तो a कितना दोस्तों a+b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना होगा a, नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों क्या है प्लस का a - b। बस इतना ध्यान रखना है तो फटाक से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, जो मैंने डिजाइन बनाई है, डिजाइन को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए अब ध्यान समझिए, इसको सॉल्व कर लें, बस आंसर आ गया। देखिएगा ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये मंझला ब्रैकेट तो है ही है, a+b और माइनस प्लस माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए a+b तो ऐसे ही, यहाँ तो क्या प्लस है इसलिए a - b ऐसे ही रहा। अब ध्यान समझिए, इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ माइनस का a और यहाँ प्लस का a कट गया, यहाँ माइनस का भी, यहाँ प्लस का भी कट गया। तो दोस्तों बचा क्या जाके b+b, तो कितना 2b इंटू ये इसके बीच में गुणा होगा जब कोई साइन नहीं, और a+ से कितना 2a, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना 4, 2 दूना 4 और ab। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। चलिए अगला देखिएगा, छठे के बाद 7वां नंबर, 7th दोस्तों क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं।
एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। आगे दोस्तों आपसे कहता है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वस्थ एवं बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा प्रश्न बड़ा लग रहा पर है आसान बहुत ज्यादा, देखिएगा कम समय में लगेगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा दोस्तों, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। एक स्कूल है, एक विद्यालय है, उसमें कितने 200 बच्चे पढ़ते हैं, 250 बच्चे, 250 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से प्रदूषित जल, खराब जल पीने के कारण 70 बच्चे बीमार हो गए। तो कह रहा है स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या दिया है क्या दोस्तों, विद्यालय में कुल बच्चे बराबर, विद्यालय में कुल बच्चे कितने 250 हैं, ठीक है। अच्छा बीमार बच्चे कितने हैं, विद्यालय में बीमार बच्चे, बीमार किस लिए पड़े, प्रदूषित जल पीने के कारण, बीमार बच्चे 70। आप ध्यान समझिए, तो निकालते हैं विद्यालय में स्वस्थ बच्चे कितने होंगे बताइए। स्वस्थ बच्चे कितने होंगे, क्या विद्यालय में बीमार बच्चे 70 पर स्वस्थ बच्चे कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं 250, उसमें से 70 बीमार, स्वस्थ कितने हुए हैं 180 ही तो बचे भाई। 250 में से 70 जाएगा तो 180 तो बचेगा, 0 से 0 गया, 15 से 7 गया 8, यहाँ 1, समझ पाए कि नहीं भाई। विद्यालय में स्वस्थ बच्चे कैसे निकालेंगे, विद्यालय में कुल बच्चे माइनस का विद्यालय में बीमार बच्चे, तो 180 बच्चे आ गए। पूछा क्या स्वस्थ बच्चे एवं बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात, तो क्या स्वस्थ तथा स्वस्थ बच्चे तथा बीमार बच्चे, अनुपात पूछा तो अनुपात बीमार बच्चे, स्वस्थ बच्चे तथा बीमार बच्चे में अनुपात क्या होगा। देखिए स्वस्थ बच्चे दोस्तों हमारे पास कितने हैं 180, और दोस्तों अनुपात करना बीमार बच्चे दोस्तों हमारे पास कितने हैं 70। देखिए काट लीजिए, 0 से 0 गया, कितना आएगा 18:17। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः स्वस्थ एवं बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बराबर, बच्चों की संख्या में अनुपात बराबर दोस्तों कितना हुआ 18:17। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला 7वें के बाद दोस्तों आठवां देखिएगा, है आसान कि नहीं। 8th नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये अधिक में मिलते हैं। तो आपसे कह रहा है बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे, बताओ
बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए आपसे कह रहा है क्या कि एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में मिलते हैं। मतलब एक कंपनी है जिसमें एक शेयर यदि खरीदोगे तो 10 रुपये का है कंपनी के अंदर, पर जब वही शेयर बाजार में बिकता है तो 8.32 रुपये अधिक में बिकता है। तो दोस्तों लिखेंगे 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य, 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा। 10 रुपये शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा। अच्छा 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य कितने शेयर का, एक शेयर का बाजार मूल्य कह रहा कितना दोस्तों हो जाएगा। देखिए 10 रुपये का तो कंपनी से मिलेगा, ठीक है, और 8.32 रुपये अधिक है, इसलिए इसमें जोड़ देंगे क्या 8.32। तो दोस्तों कितना होगा 18.32 रुपये का दोस्तों एक शेयर बचे मिलेगा। तो दोस्तों 50 शेयर कितने रुपए के मिलेंगे, तो लिखेंगे 10 रुपये वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 50 और गुणे 18.32। सिंपल है कि नहीं भाई। जब बाजार में 10 रुपये वाला शेयर 18.32 रुपये का मिलता है, जब 50 खरीदोगे तो 50 से शेयर मल्टीप्लाई कर दे तो सभी को आता है कि नहीं। चलिए क्या करेंगे, इसी मल्टीप्लाई करिए तो 5 दूनी 10, एक जीरो तो जीरो लगा लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, जाके 5 तियां 15, 15 एक 16 हो गया, और 5 अट्ठे 40, एक 41, हंसी ला जाके 4, 5 4 9, कितने अंक बाद 2 अंक बाद 916 रुपये का। तो दोस्तों लिख लेंगे अतः, नीचे लिख लीजिएगा अतः 10 रुपये वाले 50 शेयरों का बाजार मूल्य बराबर 916 रुपये। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर लिख लीजिएगा इसी नीचे, अतः क्या 10 रुपये वाले 50 शेयरों का बाजार मूल्य बराबर 916 रुपये। इसको लिख जरूर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर दोस्तों कहता है आपसे 9 कहता है, ध्यान समझिए, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको आंकड़े डेटा दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। हमें इसको क्या याद करनी है, माध्यिका याद करनी है। जब भी दोस्तों हमें माध्यिका ज्ञात करनी होगी तो जो भी आंकड़े डेटा दे रखे होंगे इन्हें आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में लिखने पर। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आरोही क्रम हो लिखने पर, आप अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं, पर एक क्रम में लिखिए, जो शुरुआत से लास्ट तक जो समझ में आए वो एक क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है यहाँ पर, कौन सा है 143, इससे छोटा तो कोई है नहीं। उसके बाद दोस्तों 143 के बाद 145, 145 के बाद दोस्तों 151, 151 के बाद 152, 152 के बाद 153, 153 नहीं एक छूट गया, 148 छूट गया, 148 के बाद दोस्तों 151, 151 के बाद 152, 152 के बाद 153 और 153 के बाद 155। काउंट कर लीजिए ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पदों की संख्या दोस्तों कैसी है, पदों की संख्या n बराबर दोस्तों कैसी है 7, विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो जब दोस्तों पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है n+1/2
पद का मान, बस सॉल्व कर लीजिए। तो एन की जगह कितना रखेंगे 7, तो 7 + 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान। ठीक है, अब 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2 वे पद का मान। काट लीजिए इसको, तो काटेंगे कितना आएगा दोस्तों 2 × 2 2 × 8, यानी कि चौवें पद का मान। अब चौथे पद का दोस्तों मान क्या होगा, देखिए 4 नंबर कौन सा 1 2 3 4 151, तो दोस्तों कितना 151 हो जाएगा। तो कह रहे अतः माध्यिका बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा, अतः माध्यिका बराबर 151 दोस्तों आ गया, मैंने बोल दिया है, उसे दिख रहा होगा। चलिए 10वें के बाद दोस्तों 9वें के बाद 10वां दिखेगा, समझ गए कि नहीं समझ रहे। चलिए वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसमें शेयर जरूर करते रहिए। अगला दोस्तों कह रहा है 10वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 कह रहा है यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 5 और 6 तथा b बराबर 2 3 6 7 हो तो a - b को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है यदि समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय a बराबर दोस्तों 1, 2, 3, 5, 6, ये a बराबर दे रखा है, और b बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है 2 3 6 7। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या, तो a - b = क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अंतर वाला या तो दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है या अतिलघु में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए के ऐसे अवयव लिखने हैं जो बी में नहीं है। ए लिखा दोस्तों ये जाइंटदार वाला, ठीक है, ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। देखिए ए के ऐसे एलिमेंट लिखे जो बी में है, देखिए 1 नहीं है, और 2 है 3 है, इसमें 3 है, 5 नहीं है, और फिर दोस्तों कौन सा 6 तो है। बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अंतर समझ गए, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं। सिंपल जैसे घटाते हैं, ए में से बी घटा दीजिए, तो ए में जो एलिमेंट बच जाए वही दोस्तों इसमें लिखेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों अतिलघु का, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है और आसान है। तो दोस्तों आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर कह रहा है, तो सबसे क्या है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से बिंदु यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये O और यहाँ बिंदु मान लेते हैं P, ये दोस्तों आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे कहता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु, तो मान लेते हैं कि बिंदु P दे रखा है वृत्त पर, मान लेते हैं से स्पर्श रेखा खींचना। तो दोस्तों कैसे खींचेंगे ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रकार की नोक कर इस पे रखेंगे और क्या एक उचित दूरी का चाप लगाएंगे, यही लैंग्वेज में भी लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जितने ये बिंदु दे देंगे, मान लेंगे P, ये मान लेते बिंदु A है, तो AP, ठीक है, जितनी AP त्रिज्या कम नहीं करेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर दोस्तों दूसरा चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। क्या जितनी डिस्टेंस AP है, देखिए ध्यान से, जितनी डिस्टेंस AP वैसे उतना ही चाप लगाते हैं, ये चाप लगाया हमने, और उतने दोस्तों चाप यहाँ पर लगा देंगे,
जितना डिस्टेंस ये है उतना ही चाप दोस्तों यही डिस्टेंस लेके इतना चाप यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। आप ध्यान समझिएगा, वही डिस्टेंस रखेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, दूसरा दोस्तों चाप ऐसे लगाएंगे, नीचे भी यही करेंगे, एक चाप दोस्तों ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप दोस्तों ऐसे लगाएंगे। जहाँ पर दोस्तों काटेंगे इन दोनों को मिलाते हुए सीधे खींच देंगे लाइन, ये ठीक है। जब प्रकाश से लगाएंगे तो एग्जैक्ट कटेगा। यहाँ पर देखिए बिंदु पी पर ही स्पर्श करता हुआ जा रहा, तो ये दोस्तों हमारी स्पर्शी ए बिंदु मान ले, ए बी हो गया, सी हो गया, ये कितना हो गया डी मान लेते हैं और ये ई हो गया। तो डी पी ई या डी ई हमारी स्पर्श रेखा खींच गई। तो क्या लिखेंगे सर्व रचना लिखना चाहें तो रचना भी लिख सकते हो, वैसे एक नंबर में रचना लिखने की जरूरत नहीं, पर आपके पास समय बचे तो लिख दीजिएगा। क्या सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर क्या एपी त्रिज्या लेकर क्या बिंदु पी से या ऐसे बिंदु पी से उचित लंबाई का चाप लगा दिया। उसके बाद क्या एपी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, फिर उसके बाद वही त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाया। उसके बाद बी और सी का आधा कर लिया और क्या बी को डी से बी को फिर आधा कर लिया। उसके बाद डी को पी से मिलाते हुए ई तक बढ़ा खींच दिया, ठीक है। वही दोस्तों हमारी क्या है एक स्पर्श रेखा बनके डी स्पर्श रेखा बनके तैयार हो गई, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अरे मैंने जब चैप्टर पढ़ाया उसमें विधवा से मैंने रचनाएं लिखाई हैं, तो यार यदि आपने वहाँ सीखा होगा तो आपको याद भी होगा और लिख भी लेंगे। जो बनाते हैं वही लिखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं किसकी, लघु उत्तरी प्रश्नों की। ध्यान से देखिए, हेडिंग डाल लीजिए लघु उत्तरी प्रश्न। 11 प्रश्न थे, 11 हो गए। 12 नंबर देखिएगा, नोट करते रहिए फटाफट। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि इस समय नगर की जनसंख्या यदि इस समय नगर की जनसंख्या कितना 1,40,000 1,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों और आसान है। देखिए कह रहा है एक नगर की जनसंख्या कितनी है 1,40,000। तो दोस्तों लिखेंगे क्या दिया है लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। नगर की वर्तमान जनसंख्या। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं पी से मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या को पी से नोट करें दोस्तों 1,40,000। उसके बाद प्रतिशत दर दे रखी है, ठीक है। तो दर दोस्तों कितनी देखिए, दर को दोस्तों आर से लिखते हैं। आर बराबर क्या 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद ये समय दे रखा है, समय n बराबर या t बराबर भी लिख सकते हैं, चाहे n बराबर कुछ भी, चलिए t लिख देते हैं। t बराबर दोस्तों कितना दे रखा है 3 वर्ष। t n जो चाहो n भी यूज कर सकते हैं, t भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है नगर की जनसंख्या क्या, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद क्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, मान लेते 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या मान लेते हैं, माना कर लीजिए, माना 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर ए, ठीक है। ए मान लेते कितनी है ए। दोस्तों आपने चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते थे फार्मूला पढ़ा था क्या, ए बराबर P 1 + R/100 की पावर
कितो एन या टी, चाहे टी यूज करें चाहे एन, वही लगेगा इसमें फार्मूला। ठीक है, हमने जो प्रारंभिक जनसंख्या उसको पी से लिख लिया, दर ही रखा, समय वो तो ऐसे रहेगा, और जो पूछा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो उसको ए से मान लिया। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बराबर कितना 1 लाख, पी की वैल्यू 1,40,000, 1 प्लस आ कितना दोस्तों 10/100 और टी दोस्तों कितना है 3। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 गया तो क्या दोस्तों बचा जाएगा यहाँ पर ए बराबर 1,40,000, यहाँ 1 प्लस 1/10 की पावर 3। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ए बराबर दोस्तों कितना है 1,40,000, यहाँ देखिए 10 एकम 10 11, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 11/10 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए बराबर 1,40,000 गुणे 11/100 गुणे 11/100 सॉरी 10 और 11/10, भाई 11/10 की पावर 3 का मतलब यही हुआ। देखिए 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 कैंसिल हो गए दोस्तों। ए बराबर देखिए 140 गुणे 11 के नाम 121, 121 गुणे 11 1331 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बराबर दोस्तों आएगा, ध्यान समझिएगा, 0 तो रहेगा ही, 0 से 14 एकम 14, हासिल आया कि 1 और 14 तियाँ 42, 1 43, हासिल आया कि दोस्तों कितना 4 और 14 तियाँ 42 और 4 46, हासिल आया 4 और 14 एकम 4 और 14 एकम 14 और 4 18, कितना 1,86,340 हो गई। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे लिखेंगे, यही आंसर नहीं लिख देंगे, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, अतः 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर 1,86,340 हो जाएगी। ये तो आपसे पूछा था, कितनी पूछा था, नगर की जनसंख्या था, तो ए माना था, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः 3 वर्ष बाद लिखिएगा इसको, अतः 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर 1,86,340। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए, फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। अगला दोस्तों कह रहा है 13 नंबर, ध्यान से 13 नंबर क्या कह रहा है, इसको रख कर दो इतना, नीचे का नोट करना होगा ना, ऊपर नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो बाद में भी आप नोट कर सकते हैं ना, साथ में लगाते भी रहिए। देखिए 13 नंबर कह रहा है, यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी और ई, आगे कह रहा है तथा बी बराबर बी सी डी और एफ है तो या हो तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, तो आसान है, तो सभी को आता है, फिर भी जिसे नहीं आता देखिएगा, ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं और फ्री के नंबर हैं इसमें। कम समय में दोस्तों ये 2 नंबर आपको देखे जाएंगे। कह रहा है, क्या दिया है, क्या कह रहा है, ए बराबर दोस्तों आपको दे रखा है ए बी सी और डी और ई, ठीक है, और बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा है कितना बी सी डी और एफ। ध्यान समझिए, आपसे कहा क्या है, ए यूनियन बी चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिस तरीके से दोस्तों आप लासा निकालते हैं वैसे ही दोस्तों इसको भी निकालते हैं। यूनियन की बात कर रहा हूं, ये समझ में कहां से आया, ए की जगह दोस्तों मैंने ये रख दिया, बी की जगह ये रख दिया। अब जिस तरीके से दोस्तों आप क्या निकालते हैं, लासा मतलब जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो बचता है उसको भी लिखते हैं। जो कॉमन होगा देखिए ए यहाँ है, ए नहीं तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे एक ही बार, यहाँ सी यहाँ भी सी लिखेंगे एक ही बार, यहाँ डी यहाँ भी डी लिख लेंगे, यहाँ ई है यहाँ ई नहीं तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ एफ है इसमें एफ नहीं तो इसको भी लिखेंगे। मतलब सबको जो कॉमन होगा उसको एक बार, बाकी दोस्तों सबको क्या करेंगे लिख लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान समझिए। देखिए कैसे निकालेंगे, ए की जगह पर दोस्तों कितना ए बी सी डी और ई, और दोस्तों इंटरसेक्शन कह रहा है, ये तो यूनियन होगा ना, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा बी सी डी एफ। अब ध्यान समझिएगा,
निकाल लेते दोस्तों यहाँ से। तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जैसे मासा निकालते जो कॉमन होगा। देखिए ए है, इसमें ए नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ बी है, यहाँ बी, उसको लिख लेंगे। यहाँ सी है, यहाँ सी, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ ई है, यहाँ ई नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ एफ है, यहाँ नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों कितना गया, बी सी डी। ये दोस्तों हमारे आंसर आ गए, लिख लीजिएगा। 13 के बाद दोस्तों देखिएगा 14 नंबर 14 दोस्तों 14 आपसे कह रहा है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक टेबल बनी है इसमें, और ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करना। टेबल क्या बनी है, एक साइड में पद है, उसके नीचे बारंबारता। बारंबारता इस तरीके से देखा, देखिए ध्यान से देखिए। पद हैं 4, बारंबारता 3, 6, 8, 10, 12 और 14, बस यहीं तक है। ठीक है, 3, 4, 2, 2, 6, 8। ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालते हैं। समांतर मान निकालना तो एक साइड में लिखेंगे पद, पद को x मानते हैं, फिर बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको दोस्तों f मानते हैं, और इधर दोस्तों क्या निकालते हैं इसके बाद f इंटू एक्स निकालते हैं। fx निकालते हैं ना, f इंटू एक्स करें या खाली fx करें, बात तो एक ही। अब ध्यान समझिए, इस तरीके से टेबल बनाते कि नहीं बनाते हैं। अब देखिएगा ठीक है। अब देखिए पद दोस्तों हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। इतने दोस्तों हमारे पास पद हो गए। ठीक, उसके बाद इसकी बारंबारता 3, 4, 2, 2, 6 और 8। इनकी सबकी दोस्तों फटाफट क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। देखिए कितना आएगा, 3 चक्कू 12, एफ एक्स का मतलब क्या, एफ इंटू एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई तो करते हैं। और 4 से 24, 8 दूनी 16 और 10 20 हो गया, 12 छंग 72 और 14 8 112 ना। यहाँ से दोस्तों इसलिए निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, 4, 7, 7, 2, 9, 2, 11, 6, 17 है कि नहीं, और 17 और 8 25 इधर ऐड करिए। 2, 4, 6, 6, 12, 2, 14, 4, 16 हासिल आ जाके 14 नहीं 2, 2, 4 और 2, 4, 6, 6, 12, 2, 14, 2, 16 ठीक है, हासिल एक आया। 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5 और 5, 2, 7, 7, 14, 1, 15 और 1, 2, 256 आएगा। ये दोस्तों हमारा क्या आएगा, इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। और यहाँ दोस्तों हमारा योग चाहो तो यहाँ योग लिख सकते हैं, क्योंकि इनका सबका योग करना है। अब ध्यान समझिए, यहाँ से क्या समांतर माध्य चाहिए, तो दोस्तों आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि सभी का योग कर रहे हैं, बस भाग कर लीजिए तो कितना है 556.25। अब इसको काट लीजिए, देखिए 25 एकम 25, 25 दहाम 250 और 25 दूना 50। देखिए भाग करेंगे तो 10.25 आएगा। भाग करना तो आपको आता, कर लेंगे ना। तो समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, अतः समांतर माध्य बराबर 10.25। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर देखिएगा, ध्यान से इसको रख करो। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं 15 नंबर लिख रहा हूँ। 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े
का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन 336 घन सेंटीमीटर, 336 घन सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, कामा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। नोट करिए, वीडियो को अपने हिस्से से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। ध्यान से, आपसे कह रहा है एक घनाभा का लकड़ी के टुकड़े का आयतन दे रखा 336 घन सेंटीमीटर। ये टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तो उसका आयतन, तो उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया है सबसे पहले दोस्तों क्या दे रखा है, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, वॉल्यूम पता क्या था, 336 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घनाभाकार लड़की लिख गया भाई, लकड़ी है लकड़ी, और तो कहीं भाई लड़की तो नहीं लिख गया, और तो कहीं नहीं कीजिएगा। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई दोस्तों कैसे लिखते हैं, L बराबर दोस्तों आपको दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबा कहाँ है तो 8 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद क्या दे रखा है, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई B बराबर दोस्तों मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, B माना 6 सेंटीमीटर है। पूछा क्या उसकी ऊंचाई, तो लिखेंगे घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई को दोस्तों S से लिखते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जानते हैं क्या है, लिखेंगे घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। अब देखिए घनाभाकार लकड़ी है आयतन, तो क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। आयतन कितना दोस्तों 336, L दोस्तों कितना आपका 8, B दोस्तों कितना 6 और H दोस्तों ज्ञात करना है। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लें, जो गुणे में कहा जाएगा बटे में, तो 336 बटे 8 गुणे 6। देखिए 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, 8 एकम 8, 8 सती 56। H बराबर दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों नीचे लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा, अतः नीचे लिखिएगा दोस्तों, अतः घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों आप लिख जरूर लीजिएगा। चलिए नोट करिए, चलिए नोट कर लिया ना। नीचे दोस्तों यहाँ 7 आया तो नीचे लिखा H बराबर 7 सेंटीमीटर। मैंने बोला क्या है, अतः घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 आपको दिख नहीं रहा, नीचे 7 लिखा होगा, लिखा है, ठीक है। 15 के बाद 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है, इसको रख कर दूं,
वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, जिससे आप जैसे तैयारी कर पा रहे हैं वैसे आपके अदर मित्र भी अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए भैया 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है सम्मुख चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कहता है COA एंगल COA बराबर 132 डिग्री है। तो आपसे क्या कह रहा है ज्ञात करने, तो एंगल ABC का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। चित्र पहले देखिएगा इसका कैसे बना है। चित्र बना मिलेगा इसमें, देखिए इस तरीके से बना है। ये इसका सेंटर हो गया, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 132 दे रखा डिग्री। ध्यान समझिएगा, बस इतना चित्र बना है। अब ध्यान समझिएगा आपके पेपर में इतना चित्र बन के आएगा, पर इसमें हम थोड़ा सा और बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। चित्र कह रहा है सम्मुख चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है COA आपका 132 डिग्री है। तो ABC जो मैं नीले से कर रहा हूँ ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में पहले आप इतना बना लेंगे, फिर इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ से डॉट करके इसको परिधि में मिला देंगे और एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पर D, ठीक है, इतना कर लेंगे। रचना में क्या करेंगे, A को D से और C को D से मिला दिया। दिखा था हेडिंग डाले रचना बराबर A को D से और C को D से मिला दिया। नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो दोस्तों क्या दिया है इसमें, दिया है एंगल COA बराबर 132 डिग्री। ज्ञात क्या करना, ABC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसीलिए देखिए ध्यान से एंगल 2 एंगल ADC इक्वल टू एंगल AOC है, AOC देखिए ADC 2 गुणे ADC इक्वल टू एंगल AOC। क्या कहा, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से देखिए 2 एंगल ADC बराबर AOC। दोस्तों कितना, अच्छा AOC लिखे या COA लिखे, बात एक ही है। COA कितना है दोस्तों 132 डिग्री, यानी कि एंगल ADC बराबर 132 डिग्री बटे 2, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 छाक 12 66 डिग्री। ADC बराबर 66 डिग्री 66 आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और दोस्तों आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ये प्लस एंगल ये, यानी क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इधर। तो एंगल ABC तो चाहिए, एंगल ABC प्लस ADC आपने कितना 66 निकाला, तो 66 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंगल ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 166 डिग्री, तो एंगल ABC बराबर दोस्तों कितना आएगा, घटा लीजिए। तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 14 114 डिग्री आ गया, ये आंसर आ गया। तो अतः एंगल ABC बराबर 114 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए सेकेंड लास्ट 17 नंबर, उसके बाद एक और 18 बस हो गया। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भैया 3x की पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 8 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए।
अब ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न है, आसान है। फैक्टर तो दोस्तों मैंने आपको खूब सिखाए हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, ये नीला मार्कर कभी कभार दिक्कत करने लगता है भाई, रफ करने में दिक्कत होने लगती है। चलिए हो गया बस। देखिए कह रहा 3x⁴ माइनस का 10x² माइनस का 8, इसके हमें फैक्टर करने हैं। दोस्तों आपने देखिए दो घात समीकरण का फैक्टर किया है और यहाँ पावर 4 है, इसीलिए दोस्तों हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 3x² का स्क्वायर, यहाँ 10x² ऐसे रखें माइनस का 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। x² का स्क्वायर 4 ही तो होगा, मान लेंगे, माना x² बराबर y मान लेंगे, द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ x² इसकी जगह y रखेंगे तो 3y² माइनस का 10y और माइनस का 8। अब देखिए 8 3 24, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं a इंटू से, तो 8 3 24 आया और 24 के दोस्तों हम गुणा करें तो 24 प्राप्त हो और क्या घटाएं तो 10 आ जाए, तो क्या होता है घटाएं 10, 12 दूनी 24, 12 गुणे 2 और 12 माइनस 2। ठीक है, तो 12 में से 2 जाएगा 10 ही तो बचेगा, तो यहाँ कितना आएगा 3y² माइनस कितना 12 माइनस 2y माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए ओपन कर लें तो 3y² और माइनस का कितना 12y और माइनस माइनस प्लस का 2y माइनस का 8। ठीक है, देखिए यहाँ कॉमन 3y मिलेगा, तो जब 3y कॉमन मिलेगा तो यहाँ सिर्फ y बचेगा और 3 चक्कू 12 और y तो कॉमन आ गया। यहाँ देखिए प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो y हो गया और 2 चक्कू 8 माइनस का, देखिए ये ब्रैकेट सेम सेम, तो क्या y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब y माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा दोस्तों क्या 3y और प्लस का 2। अब देखिए मेरी इक्वेशन किस में है, आप लोगों की इक्वेशन किस में x में, पर आंसर किस में आ रहा है y में, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे जहां y है उसके स्थान पर क्या x² लिख सकते हैं, तो x² माइनस 4 और यहाँ कितना 3x² प्लस 2। देखिए ये फिर से फार्मूला बन जाएगा, इसको रख पा दो यार, देखिएगा इसके बाद आइडेंटिटी दोस्तों इसमें लग जाएगी। देखिए इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों 3x² प्लस 2 तो दे ही रखा है, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, a² माइनस b²। आप क्या जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी a प्लस b, यानी दोस्तों इसको क्या लिखेंगे a माइनस बी, a की जगह x है माइनस b की जगह 2 और a प्लस b यानी कि x प्लस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x² प्लस 2, ये दोस्तों इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों 18 नंबर दोस्तों देखेंगे। अंतिम प्रश्न दोस्तों है 18 नंबर, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, तब सिद्ध कीजिए कि ध्यान समझिए क्या सिद्ध करना, में इसको रख करो तब लिखूं, ध्यान समझिएगा। चलिए बस रफ हो गया। आपसे कह रहा है कि 2 की पावर x 3 की पावर y 12 की पावर z, तब सिद्ध करना है 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, कर सकते हैं ऐसा। दोस्तों आपको दिया क्या है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। दोस्तों मान लेंगे क्या, माना ये दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा दिया है। ठीक है दोस्तों, मानेंगे 2 की पावर x 12 की पावर z बराबर k के बराबर मान लेंगे। अब जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब चारों आपस में बराबर हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर k, भाई ये इसके बराबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ 2 बराबर आएगा k की पावर 1/x। जब ऐसा मिलता है जिसके ऊपर पावर चढ़ी हो
और उसका मान निकालना हो तो वह पावर दूसरी ओर चली जाती है, पर 1/x में हो जाती है। ठीक है, दूसरी की ओर जो लिखा होता है उसकी पावर चली जाती है, 1/, हो जाती है 1/, करके। इसी प्रकार दोस्तों 3 की पावर y इक्वल टू के, यानी दोस्तों यहाँ से 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y। ठीक है, और 12 की पावर z है तो 12 की पावर z इक्वल टू k, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्या, 12 इक्वल टू k की पावर 1/z। दिख रहा है, 12 इक्वल टू k की पावर 1/z, दिख तो रहा है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब ध्यान समझिए, देखिए आप जानते हैं 4 गुणे 3 बराबर 12 होता है। ये दोस्तों आपको अपने आप एडजस्ट करना होगा। देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा, 2, 3, 12 में सबसे बड़ा कौन सा, 12। तो 12 के दोस्तों फैक्टर अपने आप ऐसे तोड़ने इस ग्रुप में बन जाए, 2, 3 आ जाए। तो 4 गुणे 3 करेंगे, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 बराबर 12, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये अपने मन से लिखना होगा फैक्टर। अब देखिए मैंने 4 गुणे 3 किया 12 हो गया, और 4 को 2 की पावर 2 लिखा, देखिए 2 भी शामिल होगा 3 भी शामिल होगा। अब देखिए हमें 2 की वैल्यू पता है, 3 की पता, 12 की वैल्यू पता, सबकी वैल्यू पुट कर दें। 2 की जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, k की पावर 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 3 की जगह कितना लिख सकते हैं, k की पावर 1/y की पावर दोस्तों 3, और 12 की जगह दोस्तों k की पावर 1/z, k की पावर 1/z की पावर 3। नहीं 12 की जगह तो कुछ नहीं, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ तो पावर थोड़ा लगेगी भाई। देखिए ये अब सही है, देखिए हमने क्या है 2 की जगह दोस्तों कितना रखा, k की पावर 1/x, पावर 2 थी इसलिए पावर 2 लगा दिया, और 3 की जगह दोस्तों कितना k की पावर 1/y, जहाँ 3 उसकी k की पावर 1/y हो गया, और जहाँ पर 12 k की पावर 1/z हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इसको ओपन कर ले तो k की पावर 2/x हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई कर लिया, 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अब देखिए आधार समान होते घाते जुड़ जाते कि नहीं जुड़ जाती, यानी k की पावर 2/x प्लस 1/y, ये हो जाएगा कि नहीं, बराबर k की पावर 1/z। अब देखिए जब आपके क्या बेस इक्वल होते हैं तो आधार भी दोस्तों आपस में बराबर हो जाते कि नहीं हो जाते, यानी दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। हमें सिद्ध क्या करना था, 1/z बराबर ना, तो 1/z बराबर 1/y प्लस का 2/x, प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। ध्यान समझिए, ये कैसे आया समझ गए भाई, 1/z अपनी जगह पर है, 1/y ऐसे, और 2/x भाई जोड़ में चाहे 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो आगे पीछे करते हैं। यहाँ पर समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहाँ पर दोस्तों जब आधार समान होते तो घाते समान हो जाती है, वो वाले आइडेंटिटी दोस्तों यहाँ लगी है। यहाँ पर जब क्या आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती है, वहाँ पर वो वाले आइडेंटिटी लगी है। मैंने आपको विधिवत से सब कुछ समझा दिया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर 3 समझ में आया होगा। और दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपका जो मैंने मॉडल पेपर तीसरा प्रोवाइड करा है कैसा लगा है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और दोस्तों आपके कमेंट के अनुसार ही यदि आप कमेंट करेंगे हमें बताएंगे, तभी दोस्तों आपको हम मॉडल पेपर आगे चौथा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बहुत ना के बराबर करते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, जबकि वाच ज़्यादा लोग करते हैं। तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए। यदि हमारी कही हुई बात समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी। देखिए आपके मेरे लिए लगातार दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, जिससे आप सभी मित्रों के एग्जाम बेहतर हो सके, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे मैं बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इतना इस तरीके से कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैटर आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल विधिवत से मैंने सिलेबस भी कराया, बिल्कुल विधिवत से, जैसे सब पेड कोर्स चलाते हैं मैं बिल्कुल फ्री में चला रहा हूँ। फ्री भी यदि आप लोग क्या लाइक और कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैं वास्तविकता में जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले मॉडल पेपर में होगी, पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।